विवेक जी हमारे जिले के ही रहने वाले थे और शादीशुदा थे। उनके परिवार में उनके दो छोटे भाई, माता पिता, पत्नी तथा दो प्यारे बच्चे थे। विवेक जी कोलकाता में किसी सेठ के यहाँ ट्रक ड्राइवरी करते थे। उन्हें ट्रक पर माल लाद कर दूर दूर के शहरों में जाना पड़ता था। वे बहुत ही मेहनती और अपना काम पूरी जिम्मेदारी व ईमानदारी से करने वाले व्यक्ति थे। उनके कार्यों से उनका सेठ भी बहुत खुश था और हर महीने उन्हें अपने साथ लेकर डाकघर जाता था और 1000-1200 रुपये उनके घर मनी ऑर्डर जरूर करवाता था। विवेक जी की जीवन की गाड़ी बहुत ही मज़े में चल रही थी। कभी कभी जब उनको माल लेकर लखनऊ, बनारस आदि जाना पड़ता था तो वे थोड़ा समय निकालकर घर पर भी हो आते थे और घर वालों का हालचाल लेने के बाद वापस चले जाते थे। एक बार की बात है कि विवेक जी रात को करीब 10 बजे ट्रक लेकर निकले। उन्हें दिल्ली की ओर जाना था। उनके साथ सामू नाम का एक खलासी भी था। विवेक जी खलासी को अपने बेटे जैसा मानते थे और उसे ट्रक चलाना भी सिखाते थे। अब सामू ट्रक चलाने में निपुण हो गया था। उस रात सामू ने जिद करके कहा, आप आराम से सो जाइए, ट्रक चलाकर मैं ले चलता हूँ। विवेक जी ना कहकर ट्रक खुद चलाते हुए निकल पड़े और सामू उनके बगल में बैठा रहा। रात के करीब 1 बजे होंगे और ट्रक एक चौड़ी सड़क पर तेज गति से दौड़ी चली जा रही थी। अचानक विवेक जी को पता नहीं क्या हुआ, वे सड़क के किनारे ट्रक रोककर बीड़ी सुलगाकर पीने लगे। बीड़ी पीने के बाद वे सामू से बोले कि मुझे बहुत नींद आ रही है तो मैं सोने जा रहा हूँ, तुम एक काम करो, धीरे धीरे ट्रक चलाकर ले चलो। सामू तो ट्रक चलाना ही चाहता था। उसने हामी भरकर ट्रक की स्टीयरिंग पकड़ ली और धीमी गति से ट्रक को दौड़ाने लगा। लगभग आधे 1 घंटे बाद जब सामू को लगा कि अब विवेक जी गहरी नींद में सो रहे हैं तो उसको थोड़ी मस्ती सूझी। उसने ट्रक की स्पीड बहुत तेज कर दी और गुनगुनाते हुए ड्राइविंग करने लगा। अचानक उसे पीछे से एक और ट्रक आती दिखाई पड़ी, शायद जिसकी स्पीड और भी तेज थी। उसने सोचा शायद पीछे से आ रही ट्रक उससे आगे निकलना चाहती है। सामू का भी खून अभी तो एकदम नया था, वह भला ऐसा होने कैसे देता। उसने भी ट्रक का एक्सीलेटर चापते हुए ट्रक को और भी तेज दौड़ाने लगा। अरे यह क्या, उसने ट्रक की स्पीड इतनी बढ़ा दी कि अब ट्रक उसके काबू से ही बाहर हो गई। वह कुछ सोच पाता इससे पहले ही ट्रक सड़क छोड़कर उतर गई और एक पेड़ से टकराकर पूरी तरह नष्ट हो गई। इस दुर्घटना में विवेक जी तो प्रभु को प्यारे हो गए, पर सामू बच गया। उसे कुछ ट्रक चालकों ने पास के अस्पताल में भर्ती कराकर उसके सेठ को सूचना भिजवा दी। सामू 4-5 दिन अस्पताल में पड़ा रहा। उसे अपनी गलती पर बहुत ही ज़्यादा पछतावा हो रहा था। उसकी एक गलती की वजह से उसके पिता समान विवेक जी को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। उसका दिल रो रहा था, पर अब विधि के विधान के आगे वह कर भी क्या सकता था। उसने तय कर लिया कि वह अब आगे जो भी कमाएगा उसका आधा हिस्सा विवेक जी के परिवार वालों को दिया करेगा। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद वह वापस कोलकाता आ गया। अपने सेठ से मिलकर उसने सारी बातें बताई और अपनी गलती पर फुट फुट कर रोने लगा। सेठ ने उसे समझाते हुए कहा, अब रोने धोने से कुछ होने वाला नहीं है, पर हम अभी विवेक जी के परिवार वालों को कुछ नहीं बताएंगे और समय समय पर उनके परिवार वालों की मदद करते रहेंगे। इसके साथ ही उन्होंने सामू से एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर सामू पूरी तरह से डर गया। दरअसल सेठ ने सामू को बताया कि विवेक जी बराबर बताया करते थे कि मालिक, जब भी मैं यहाँ से माल लेकर दिल्ली के लिए निकलता हूँ तो रात के करीब 1-2 बजे एक सुनसान जगह पर ऐसा लगता है कि कोई ट्रक तेजी से पीछे से आ रही हो और हमें ओवरटेक करने की कोशिश कर रही हो। पीछे देखने पर वह ट्रक दिखाई नहीं देता, मगर ट्रक के मिरर में वह साफ साफ ओवरटेक करते हुए दिखता है। कई बार तो मैंने अपने ट्रक को किनारे लगाकर उतर के देखा तो पीछे कोई ट्रक दिखता ही नहीं। तेजी से आता हुआ ट्रक केवल रात को ही, और वह भी मिरर में ही दिखता है। मालिक, इस ट्रक के चक्कर में कई ट्रक वालों का एक्सीडेंट हुआ है। समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों होता है। आगे उस सेठ ने कहा कि मैं विवेक जी की बातों को सुन तो लेता था, मगर उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई ट्रक होकर भी ना हो, और वैसे भी मैं भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता, पर तुम्हारी बातें सुनने के बाद पता नहीं क्यों अब मुझे विवेक जी की बातों पर विश्वास होने लगा है। सेठ जी के इतना ही कहते ही सामू को काट मार गया। वह चाहकर भी चीख नहीं सका। तो क्या पीछे से आ रहा ट्रक कोई भूत प्रेत था, या कोई भूत
ट्रक बनकर ट्रक वालों को चकमा देकर दुर्घटना करा देता है। खैर, समय सबके घाव भर देता है। सेठ भी अपने काम में लग गए और सामू भी। 3 महीना बीतने के बाद एक दिन सेठ ने सामू से कहा कि चलो विवेक जी के घर चलकर आते हैं। इस बात को छिपाना ठीक नहीं होगा और साथ ही विवेक जी के परिवार की कुछ आर्थिक मदद भी कर देंगे। विवेक जी थे तो हर महीने उनके परिवार को मनी ऑर्डर चला जाता था, पर पिछले 3 महीने से मनी ऑर्डर भी नहीं गया, ना ही कोई पत्र आदि। उनके घर के लोग कहीं परेशान ना हो। सेठ की बात सुनकर सामू ने कहा, सेठ जी, अगले महीने मेरी शादी है। शादी के बाद हम लोग चलेंगे, क्योंकि मैंने भी सोच रखा है कि विवेक जी के परिवार की मदद करता रहूँगा। इसके बाद सेठ ने कहा, ठीक है, अगले महीने चलते हैं। मैं चाहता हूँ कि विवेक जी के बच्चों की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था कर दूँ और साथ ही उनके दोनों भाइयों को यहाँ लाकर कुछ काम धंधा दिलवा दूँ। मई का महीना था और दोपहर का समय। कड़ाके की लू चल रही थी। सेठ और सामू पसीने से तरबतर थे। वे लोग पूछते पूछते विवेक जी के गांव आ चुके थे। एक आदमी ने विवेक जी के घर पर भी उन लोगों को पहुंचा दिया। विवेक जी के दरवाजे पर एक नीम का घना पेड़ था, जिसके पास एक चौकी पड़ी हुई थी। सेठ और सामू वहीं बैठ गए। उन लोगों ने विवेक जी के परिवार के लिए साड़ी, कपड़ा, मिठाई आदि जो भी लेकर आए थे घर में भिजवा दिए। घर से उन्हें पानी पीने के लिए आया। पानी पीने के बाद उन दोनों ने विवेक जी के पूरे परिवार को यह दुखद घटना सुनाने की सोची। अरे यह क्या, अभी वे लोग कुछ कहने ही वाले थे, तभी डाकिये की साइकिल की घंटी ट्रिंग ट्रिंग बजती हुई उसी नीम के आगे आकर रुक गई। फिर डाकिये ने विवेक जी के पिताजी को जेरमी करते हुए मनी ऑर्डर सौंपा। मनी ऑर्डर सौंपने के बाद डाकिया चला गया। डाकिये के जाने के बाद विवेक जी के पिताजी ने कहा, जब आप लोग आ ही रहे थे तो फिर विवेक को यह पैसे डाक से लगाने की क्या जरूरत पड़ गई? आप लोगों के हाथों से ही भिजवा दिया होता। विवेक जी के पिता के मुंह से बस इतना सुनते ही सेठ और सामू दोनों हक्के बक्के हो गए। सेठ ने थूक घोंटकर विवेक के पिताजी से पूछा, क्या कहा आपने? विवेक जी ने मनी ऑर्डर भेजा है। सेठ की यह बात सुनते ही विवेक जी के पिताजी ने बिना कुछ बोले 100 के 8 नोट तथा मनी ऑर्डर वाला छोटा कागज का टुकड़ा जिस पर पता लिखा था सेठ के आगे बढ़ा दिया। सेठ जल्दी जल्दी कागज के उस टुकड़े को उलट पुलट कर देखने लगा। उन्हें कुछ भी विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि मनी ऑर्डर के उस कागज पर जो लिखाई थी वह विवेक जी की ही थी और वह पैसा उन्होंने पिछले महीने की उसी डाकघर से लगाया था जहाँ से सेठ और वे बराबर हर महीने पैसा लगाया करते थे। अब तो सेठ एकदम से घबरा गए थे। साथ ही सामू के चेहरे का रंग भी उड़ गया था। उन दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। तभी विवेक जी के पिता बोल पड़े कि कुछ भी हो, पर भगवान ऐसा लड़का सबको दे। हम लोगों का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखता है और हर महीने थोड़ा कम या ज़्यादा लेकिन मनी ऑर्डर ज़रूर कर देता है। इतना सुनते ही सामू बोल पड़ा, काका, क्या पिछले महीने भी विवेक जी ने मनी ऑर्डर किया था? हाँ कहते हुए उनके पिताजी ने कहा, अरे भाई हाँ, पिछले महीने तो उसने 1200 रुपये भेजे थे। इतना सब कुछ सुनने के बाद आप लोग खुद ही सोचिए कि सेठ और सामू किस परिस्थिति में होंगे। अचानक सामू अपने आप को रोक ना सका और फफक कर रो पड़ा। सेठ से रहा ना गया और वो भी सामू को चुप कराते हुए खुद भी रुआंसू हो गए। विवेक जी के परिवार वालों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ये दोनों क्यों रोने लगे। अब उस नीम के नीचे गांव के अन्य लोग भी एकत्र हो गए थे। सेठ ने थोड़ी हिम्मत करके सारी बात कह डाली। यह बात सुनते ही वहाँ खड़े लोगों में, विशेषकर महिलाओं में रोवन पीटन शुरू हो गया। पर अभी भी विवेक जी के घर वाले यह मानने को कतई तैयार नहीं थे कि पिछले 4 महीने से विवेक जी नहीं हैं। अगर विवेक जी नहीं हैं तो इन 4 महीनों में जो 3 बार मनी ऑर्डर आए हैं वह किसने भेजा? हैंडराइटिंग तो उन्हीं की है। अरे इतना ही नहीं, 2 महीने पहले उसका एक पत्र भी मिला था जिसमें उसने लिखा था कि बाबूजी, कुछ ज़रूरी काम आ पड़ने के कारण 1 साल तक मैं घर नहीं आ सकता, पर मनी ऑर्डर बराबर भेजता रहूँगा। काफ़ी कुछ सांत्वना के बाद विवेक जी की दुर्घटना की पुलिस द्वारा ली गई कुछ तस्वीरें और डॉक्टर की रिपोर्ट के बाद अंततः विवेक जी के घर वाले माने कि अब विवेक नहीं रहे, पर वह अभी पूरी तरह से नहीं। गांव वालों और कुछ हितनात के कहने सुनने के बाद विवेक जी की अंतिम क्रिया संपन्न की गई। सारे कर्म विधिवत संपादित हुए। इसके बाद विवेक जी के दोनों भाई सेठ के पास कोलकाता चले गए। सेठ ने उन्हें कारखाने में अच्छे वेतन पर नौकरी दिलवा दी। इसके साथ ही
सेठ हर महीने विवेक जी के परिवार के लिए कुछ पैसे मनी ऑर्डर करता रहा। खैर जो भी, पर अभी भी सामू को यकीन नहीं है कि उसका पीछा करने वाला ट्रक कोई भूत चला रहा था और मरने के बाद भी विवेक अपने परिवार को पैसे भेजता रहा। खैर अब विवेक जी के परिवार को पूरी तरह से यकीन हो गया था कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, क्योंकि अब उनका पत्र, मनी ऑर्डर आदि आना बंद हो गया था। इस घटना को भी काफ़ी समय बीत गए। दोस्तों, अगर यह कहानी आप लोगों को पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें।